नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर की 2024 की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से जुड़ गए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हम यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 9 हिंदी निबंध के अंतर्गत जो 11 निबंध संकलित हैं उसके ऊपर सीरीज लेकर के आए हैं और यह सीरीज अपने अंतिम पायदान पर है। इसके बाद 2 निबंध और बचे हुए हैं, जिसका एक निबंध मैं करवा करके एक निबंध छोड़ूंगा 2-4 दिन के लिए। अगली यूनिट पर हम आ जाएंगे, यानी परसों में अगली यूनिट स्टार्ट कर दूंगा हिंदी कविता और उसके साथ साथ हिंदी उपन्यास। हिंदी निबंध में आज जिस निबंध को हम पढ़ेंगे वह निबंध है संस्कृति और सौंदर्य, जिसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। इस निबंध से संबंधित संपूर्ण निबंध का हम पाठ करेंगे। इस निबंध का हम पीवाईक्यू करेंगे और साथ ही इससे महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य होंगे हम सारे तथ्यों को भी करेंगे। मैं बता दूं, प्रत्येक निबंध के ऊपर मैं 2-2 वीडियो लेकर के आता हूं। पहले वीडियो में ये सारी चीज़ें करते हैं, दूसरे में मेरे ही द्वारा कुछ पीवाईक्यू से के सिमिलर ही मेरे ही द्वारा कुछ एमसीक्यू बनाए जाते हैं, जिस एमसीक्यू को मैं लेकर के आता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, 10, 12, 15 ही एमसीक्यू रहते हैं। उस एमसीक्यू से तुरंत आप एक बार रिवाइज कर पाते हो पूरे निबंध को। तो बिना देर किए हम चलते हैं आज के इस निबंध पर। और दोस्तों, मैं बता दूं, इसके पहले यूनिट 7 हिंदी कहानी से संबंधित जितनी भी 21 कहानियां संकलित हैं, उन 21 कहानियों के ऊपर पूरे 41 वीडियो की प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वो संपूर्ण कहानी से सारी पूरे प्लेलिस्ट में संपूर्ण कंटेंट है और उसका पीडीएफ भी दिए गए डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ चुका है। अगर इसका भी अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगली यूनिट के लिए हमें कौन सी और बातें सुधार करनी है, इसके बारे में आप दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात मैं किसी वीडियो में नहीं कहा, इस वीडियो में आपसे कह रहा हूँ कि आप जितने भी व्यूअर हो, आप किस यूनिवर्सिटी से हो, आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी यूनिवर्सिटी का भी नाम बता दो। मैं कुछ पता करना चाहता हूँ कि किस किस यूनिवर्सिटी से लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ तक रीच पहुँच पाई है आपके एकेडमी तक। उसके बाद से मैं और बेहतर कंटेंट दे पाऊँगा। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं आज के इस सामग्री के ऊपर। सबसे पहले देखिए, संस्कृति और सौंदर्य निबंध के लेखक हैं नामवर सिंह। इस निबंध का प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी में हुआ। यह निबंध दूसरी परंपरा की खोज, जो कि नामवर सिंह का निबंध संग्रह में संकलित है। इस निबंध संग्रह में कुल 8 निबंध संकलित हैं, जिसमें पहला है दूसरी परंपरा की खोज, दूसरा ब्राह्मण समाज में क्यों अछूत ज्यों अछूत, तीसरा है अस्वीकार का साहस, चौथा है प्रेमा पुमर्थो महान, पांचवा है भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म, छठवां है संस्कृति और सौंदर्य, जिस निबंध को हमें पढ़ना है, सातवां है त्वम खलु कृति, आठवां है ब्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे इनके निबंध संग्रहों से बनते हैं और संस्कृति और सौंदर्य जिस निबंध संग्रह में संकलित है उसमें अन्य कौन से निबंध संकलित हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पीवाईक्यू में देखे गए हैं। आगे इस निबंध के विषय वस्तु को देख लेते हैं। इस निबंध के विषय वस्तु में देखिए कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध एक आलोचनात्मक निबंध है। इस निबंध के माध्यम से नामवर जी ने अपने गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संस्कृति और सौंदर्य के प्रति विचारों को उद्धृत करने के साथ साथ उनका मूल्यांकन भी किए हैं। इस निबंध में द्विवेदी जी के साथ साथ अन्य विद्वानों जैसे कालिदास, रविंद्रनाथ ठाकुर, अज्ञेय, दिनकर, गोविंद चंद्र पांडे आदि के संस्कृति सौंदर्य संबंधी विचारों को उद्धृत करने के साथ साथ द्विवेदी जी के पक्ष या विपक्ष में व्याख्यायित किया गया है। इस निबंध में नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की सौंदर्यात्मक दृष्टि का मूल्यांकन किया है, जहां सौंदर्य विद्रोह का ही दूसरा नाम है। क्या? सौंदर्य विद्रोह का ही दूसरा नाम है। मैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य इसमें नहीं लेके आया था, क्योंकि जब मैं एमसीक्यू कराता हूँ तो एमसीक्यू के तुरंत बाद एक बार और महत्वपूर्ण तथ्य कराता हूँ, ताकि आपके सारे रिवीजन एक बार पूरा हो जाए।
तो अभी एक बार निबंध को हम पढ़ते हैं और इसमें से बहुत सारी चीज़ें निबंध महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आएंगी। मैं उसे अंडरलाइन करूँगा और बताऊँगा, आप इसे अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करते जाइएगा। और अगर आपके पास टेक्स्ट है तो आप टेक्स्ट अपने अपने सामने ओपन कर लीजिए। पढ़ते हैं निबंध के पूरे ऑनलाइन लाइन बाय लाइन निबंध को पढ़ते हैं। यह निबंध संस्कृति और सौंदर्य। देखिए, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। अशोक का फूल क्या है? भारतीय संस्कृति का एक अध्याय। ठीक है। और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है अशोक के फूल। पहली बार उन्हें ही यह अनुभव हुआ कि एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है। आम भी हैं, बकुल भी हैं, चंपे भी हैं। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? अब तो खैर हिंदी में फूलों पर ललित लेख लिखने वाले कई लेखक निकल आए हैं, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं है कि अशोक के फूल आज भी अपनी जगह हैं। कालिदास के प्रेमी पंडितों को पहली बार इस रहस्योद्घाटन से अवश्य ही धक्का लगा होगा कि जिस कवि को वे अब तक अपनी आर्य संस्कृति का महान गायक समझते आ रहे थे, वह गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्येतर जातियों के विश्वासों और सौंदर्य कल्पनाओं का सबसे अधिक ऋणी है। वैसे तो भारत को महामानव सागर कहने वाले रविन्द्रनाथ ठाकुर एक अरसे से यह बतलाते आ रहे हैं कि हमें, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण है। किंतु यही संदेश अशोक के फूल के माध्यम से आया तो उसकी चोट कुछ और ही थी। क्या इसलिए कि यह मनोजन्मा कंदर्प के धनुष से छूटा है? फूल की मार कितनी गहरी हो सकती है, इसका एहसास कराने के लिए अशोक के फूल के ये दो वाक्य काफ़ी हैं। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, और सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए अशोक के फूल लिखा गया है। प्रकृति वर्णन करने के लिए नहीं। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध प्रेम, पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं, बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनोखा दस्तावेज है। अब तो भारत की सामासिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। दिनकर जी ने तो संस्कृति के 4 अध्याय नाम से एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला। किंतु जैसा कि अज्ञे ने लिखा है, काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति पर ही खोज में लगे थे। लेकिन संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न है, उनकी संग्राहकता को नहीं। संस्कृति का चिंतन करने वाले किसी भी विद्वान के सामने यह बात सबसे स्पष्ट होनी चाहिए कि संस्कृतियाँ प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं, लेकिन यह प्रक्रिया मिश्रण की नहीं है। संस्कार नाम ही इस बात को स्पष्ट कर देता है। यह मानना कठिन है कि संस्कृत की यह परिभाषा दिनकर की जानी हुई नहीं थी। उनका जीवन भी कहीं उस मिश्रता को स्वीकार करना नहीं जान पड़ता था। उसकी वकालत उन्होंने की। तब क्या यह संदेह संगत नहीं कि उनकी अवधारणा एक वकालत ही थी, दृष्टि का उन्मेष नहीं? और अगर वकालत ही थी तो उनका मुवक्किल क्या समकालीन राजनीति का एक पक्ष ही नहीं था, जिसके सांस्कृतिक कर्णधार स्वयं भी मिश्रता का सिद्धांत नहीं मानते थे, लेकिन अपनी स्थिति दृढ़तर बनाने के लिए उसे अपना रहे थे? यह स्मृति रेखा पृष्ठ संख्या 118 से लिया गया है। इस मिश्र संस्कृति की राजनीति से द्विवेदी जी कितने अलग थे,
इसका प्रमाण यह है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब से राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित नीति के रूप में सामाजिक संस्कृति का बोलबाला हुआ, द्विवेदी जी ने इस विषय पर लिखना लगभग बंद कर दिया। स्पष्ट है कि वे मिश्र संस्कृति के वकील न थे, न एक वकील की तरह अपने पक्ष के लिए इसलिए इतिहास से तथ्य बटोरने ही गए थे। उन्होंने तो उस अनुभूति को वाणी दी जो अपने अतीत के साहित्य को पढ़ने और कलाकृतियों को देखते समय अंतरतम में उठी थी, और इस बात से तो संभवतः अज्ञेय भी इनकार न करेंगे कि द्विवेदी जी के लिए वह एक अमूर्त बौद्धिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि दृष्टि का उन्मेष था। इसलिए जब द्विवेदी जी कहते हैं कि सब कुछ अविशुद्ध है, तो तुरंत बाद में यह भी जोड़ते हैं कि शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा। ध्यान रखिए इस पंक्ति को। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि अज्ञेय जहाँ संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं, वहाँ द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। अशोक के फूल में भी उसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक दृष्टा की तरह मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ देखते हुए वे कहते हैं, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। इसलिए द्विवेदी जी के सामने योजनाबद्ध रूप से एक मिश्र संस्कृति तैयार करने की समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसे किस प्रकार ध्वस्त किया जाए। इस दृष्टि से यदि दिनकर भी मिश्र संस्कृति की एक राजनीति है, तो अज्ञेय की संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुषंग से बच नहीं पाती। जब वे कहते हैं कि संस्कृतियां प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं, तो उसमें एक मूल संस्कृति का अस्तित्व पहले ही से स्वीकार कर लिया गया है, जो किसी प्रभाव से पहले विशुद्ध है, आकस्मिक नहीं है। कि अज्ञेय द्वारा स्थापित वत्सल निधि की हीरानंद शास्त्री स्मारक व्याख्यानमाला के प्रथम आयोजन में प्रकाशित भारतीय परंपरा के मूल स्वर में डॉक्टर गोपीचंद पांडे भी लगभग ऐसे ही शब्द में सामाजिक संस्कृति का विरोध करते हैं। डॉक्टर पांडे यह स्वीकार करते हैं कि विज्ञान, प्रविधि और भौतिक उपादानों के स्तर पर नाना समाजों में आदान प्रदान अनायास और चिर परिचित है। इन साधनों का उपयोग समाज को प्रभावित करता है, किंतु इसके साथ ही वे यह भी मानते हैं कि अतर्क भावों, अनुभूतियों और आध्यात्मिक उपलब्धियों के स्तर पर संस्कृतियों का वास्तविक मिलन अत्यंत कठिन होता है। कुल मिलाकर इस विमर्श का निष्कर्ष यह है कि भारतीय संस्कृति की तथाकथित सामाजिकता वास्तव में सभ्यता के क्षेत्र में ही लागू होती है, और इस क्षेत्र में वह भारत की कोई विशेषता नहीं है। सवाल यह है कि सभ्यता और संस्कृति की जिन दो यूरोपीय अवधारणाओं को डॉक्टर पांडे ने भारतीय संस्कृति के विवेचन के लिए अपनाया है, उनका संबंध सभ्यता से है या संस्कृति से। आदान प्रदान यदि सभ्यता के ही क्षेत्र में संभव होता, तो फिर भारतीय चिंतन में ये पाश्चात्य अवधारणाएं कैसे शामिल हो गई। वस्तुतः अवधारणा के रूप में संस्कृति को स्वीकार करने के साथ ही डॉक्टर पांडे ने यह स्वीकार कर लिया कि संस्कृति के क्षेत्र में भी आदान प्रदान होता है। फिर भी जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित सामाजिक संस्कृति का विरोध डॉक्टर पांडे ने किया, उसे किसी अन्य पक्ष की राजनीति की वकालत न मानना अज्ञेय के लिए भी कठिन होगा। तर्क वही है जिसका इस्तेमाल उन्होंने दिनकर के संदर्भ में किया है। यदि दिनकर की सामाजिक संस्कृति का संबंध राजनीति के पक्ष से है, तो स्वयं अज्ञेय और गोपीचंद पांडे की शुद्ध संस्कृति का संबंध भी राजनीति के दूसरे पक्ष से जोड़ा जा सकता है। शुद्ध होने से ही वह राजनीति से मुक्त नहीं हो जाती। द्विवेदी जी की दृष्टि से में संस्कृति का यह आग्रह भी एक प्रकार का मोह है जो बाधा उपस्थित करता है। संस्कृति में निहित जिस संस्कार की ओर अज्ञेय ने संकेत किया, उसकी अर्थवत्ता से द्विवेदी जी अपरिचित हैं। यह तो स्वयं अज्ञेय भी न स्वीकार करेंगे,
फिर भी उन्हें यह देखकर आश्चर्य न होना चाहिए कि उन्होंने अक्सर इस संस्कार को भी बाधा माना है। लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य का मर्म निबंध किसका है? 1948। आप देखिए, शीर्षक व्याख्यानों में उनका जोर इसी बात पर है कि विवेक के परिष्करण के लिए किए गए संस्कार भी काल पाकर किसी नए सृजन के ग्रहण के लिए बाधा न बन जाते हैं। कहते हैं, संस्कार शब्द का प्रयोग करते समय मुझे थोड़ा संकोच ही हो रहा है। संस्कार शब्द अच्छे अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, परंतु मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धापरायण होता है और प्राचीन काल से संबंध होने के कारण कुछ ऐसी धारणाओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगता है जो जब शुरू हुई होंगी तो निश्चय ही उपयोगी रही होंगी, परंतु बाद में उनकी उपयोगिता घिस गई और वे रूढ़ि मात्र रह गई। ऐसे संस्कार सब समय बृहत्तर मानव पट भूमिका पर खरे नहीं उतरते। इन कालगत संस्कारों की चर्चा करने के बाद वे उन देशगत और जातिगत संस्कारों की ओर भी संकेत करते हैं जो अन्य देश और अन्य जाति के विश्वासों पर आधारित साहित्य को समझने में बाधक होते हैं। प्रसंग यद्यपि साहित्य का है, फिर भी संस्कार की यह भूमिका संस्कृत के क्षेत्र में भी स्वीकार की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्कार के उल्लेख मात्र से संस्कृति के क्षेत्र में दृष्टिगत होने वाली संकीर्णता का परिहार नहीं हो जाता। संस्कार की प्रक्रिया अंततः संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिसकी परिणति वर्जनशीलता में होती है। यह वही वर्जनशीलता है जिस पर भारतीय संस्कृति के बहुत से हिमायतियों को अभिमान है। हमारे यहाँ वाला ब्रह्मास्त्र इस वर्जनशील अहंकार की उपज है जिसका मुकाबला द्विवेदी जी को अक्सर करना पड़ता था। बहुत क्लेश होने पर भी हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में उन्होंने लिखा, अब ध्यान दीजिए इस पे कि हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा, आए दिन श्रद्धापरायण आलोचक यूरोपियन मतवादों को धगिया देने के लिए भारतीय आचार्य विशेष का मत उद्धृत करते हैं और आत्मगौरव के उल्लास से घोषित कर देते हैं कि हमारे यहाँ यह बात इस रूप में मानी या कही गई है, मानो भारतवर्ष का मत केवल वही एक आचार्य उपस्थापित कर सकता है। मानो भारतवर्ष के हजारों वर्ष में के सुदीर्घ इतिहास में नाम लेने योग्य एक ही कोई आचार्य हुआ है और दूसरे या तो है ही नहीं या हैं भी तो एक ही बात मान बैठे हैं। यह रास्ता गलत है। किसी भी मत के विषय में भारतीय मनीषा ने गडलिका प्रवाह की नीति का अनुसरण नहीं किया है। प्रत्येक बात में ऐसे बहुत से मत पाए जाते हैं जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पड़ते हैं। यह पृष्ठ संख्या 129 के लिया गया है हिंदी साहित्य की भूमिका से। पंडितों की समझ का यह एकहरापन द्विवेदी जी की दृष्टि में एक बड़ी बाधा है। इस संकीर्ण एकहरेपन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधता, जटिलता, परस्पर विरोधी जीवंतता और समृद्धि का पुनः सृजन किया। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आर्येतर जातियों के अवदान की उल्लसित चर्चा का कारण यही है। यदि इस प्रयास में कहीं आर्य श्रेष्ठता के अहंकार को ठेस लगती है तो द्विवेदी जी इस बात से वंचित नहीं दिखते। वस्तुतः यह दूसरी परंपरा की खोज का प्रयास है जिसका प्रयोजन मुख्यतः पंडितों की एकहरी परंपरा की संकीर्णता का निर्देशन है। प्रसंगवश द्विवेदी जी के इस प्रयास की एक परंपरा हिंदी में पहले से दिखाई पड़ती है। एक दशक पहले जयशंकर प्रसाद को भी ऐसे ही भारत व्याकुल लोगों से पाला पड़ा, जिनके दबाव में कवि को काव्य और कला तथा रहस्यवाद आदि निबंध लिखने पड़े। नए काव्य प्रयोगों की प्रतिक्रिया के रूप में उन्हें भी भारतीयता की दुहाई सुनाई पड़ती थी। काव्य और कला निबंध का आरंभ ही इस प्रकार होता है कि भारतीय वाङ्मय की सुरुचि संबंधी विचित्रताओं को बिना देखे ही अत्यंत शीघ्रता में आजकल अमुक वस्तु अभारतीय है अथवा भारतीय संस्कृति की सुरुचि के विरुद्ध है कह देने की परिपाटी चल रही है। प्रसाद जी ने भी यह लक्षित किया कि ये सब भावनाएं साधारणतः हमारे विचारों की संकीर्णता से और प्रधानतः अपनी स्वरूप विस्मृति से उत्पन्न है। यह संकीर्णता और स्वरूप विस्मृति अपनी परंपरा के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन से ही दूर हो सकती है।
किंतु प्रसाद ने अनुभव किया कि इसका ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन होने की संभावना जैसी पाश्चात्य साहित्य में है वैसी भारतीय साहित्य में नहीं। उनके पास अरस्तु से लेकर वर्तमान काल तक ही सौंदर्यानुभूति संबंधी विचारधारा का क्रम विकास और प्रतीकों के साथ साथ उनका इतिहास तो है ही, सबसे अच्छा साधन उनकी अविच्छिन्न सांस्कृतिक एकता भी है। हमारी भाषा के साहित्य में वैसा सामंजस्य नहीं है। बीच बीच में इतने अभाव या अंधकार काल है कि उनमें कितनी ही विरुद्ध संस्कृतियां भारतीय रंग स्थल पर अवतीर्ण और लोप होती दिखाई देती हैं, जिन्होंने हमारी सौंदर्यानुभूति के प्रतीकों को अनेक प्रकार से विकृत करने का ही उपयोग किया है। अपनी परंपरा में इस अभाव और अंधकार काल के बावजूद प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया। इस परंपरा का आरंभ भी ऋग्वेद से होता है, किंतु यह आर्यजन की वह परंपरा है जिसके प्रतिनिधि इंद्र हैं और जिसमें काम की पूर्ण स्वीकृति है। वह वरुण के अधिनायकत्व में विकसित होने वाली असुर परंपरा से सर्वथा भिन्न है, जो विधि विधान और विवेक को विशेष महत्व देती है। प्रसाद ने इन दोनों परस्पर विरोधी परंपराओं के विकास की मनोरंजन रूपरेखा प्रस्तुत की है और कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी दृष्टि में जीवन में काम को पूर्णतः स्वीकार करके चलने वाली आनंदवादी परंपरा ही मुख्य है, अथच काम में भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण यह कहना कठिन है कि द्विवेदी जी प्रसाद द्वारा निरूपित आनंदवादी परंपरा से किस हद तक परिचित थे, किंतु तत्वतः यह वही परंपरा है जिसका श्रेय वे गंधर्व, नाग, द्रविड़ आदि आर्यतर जातियों को देते हैं। विचार और वितर्क 1945 में संकलित अपने एक आरंभिक निबंध हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध में लिखा है कि सबसे अधिक आर्यतर सश्रव साहित्य और लालित्य कलाओं के क्षेत्र में हुआ है। अजंता के चित्रित सांची, भरहूत आदि में उत्कीर्ण चित्र और मूर्तियां आर्यतर सभ्यता की समृद्धि के परिचायक हैं। महाभारत और कालिदास की काव्यों की तुलना करने में जान पड़ेगा कि दोनों दो चीज़ें हैं, एक में तेज है, तृप्तता है और अभिव्यक्ति का वेग है, तो दूसरे में लालित्य है, माधुर्य है, व्यंजना की छटा है। महाभारत में आर्य उपादान अधिक हैं। कालिदास के काव्यों में आर्यतर जिन लोगों ने भारतीय शिल्प शास्त्र का अनुशीलन किया है वे जानते हैं कि भारतीय शिल्प में कितने आर्यतर उपादान हैं और काव्यों तथा नाटकों में उनका कैसा अद्भुत प्रभाव पड़ा है। पता चला कि सांची, भरहूत आदि के चित्रकार यक्षों और नागों की पूजा करने वाली एक सौंदर्य प्रिय जाति थी, जो संभवतः उत्तर भारत से लेकर असम तक फैली हुई थी। बहुत सी ऐसी बातें कालिदास आदि कवियों ने इन सौंदर्य प्रेमी जातियों से ग्रहण की, जिनका पता आर्यों को न था। कामदेव और अप्सराएं उनकी देव देवियां हैं। सुंदरियों के पदाघात से अशोक का पुष्पित होना उनके घर की चीज है। अलकापुरी उनका स्वर्ग है। इस प्रकार की अन्य अनेक बातें उनसे और उन्हीं की तरह अन्य आर्यतर जातियों से महाकवि ने ले ली है। इसी क्रम में आगे भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के बारे में भी उसके आर्यों की विद्या न मानने वाले मत का जिक्र करते हुए कहते हैं, शुरू में एक कथा में बताया गया है कि ब्रह्मा ने नाट्य वेद नामक पंचम वेद की सृष्टि की थी। अगर आर्यों के वेदों से इसका कुछ भी संबंध होता तो पंडितों का अनुमान है इस कथा की जरूरत न हुई होती। वास्तव में भारतीय नाटक पहले केवल अभिनय के रूप में दिखाए जाते थे। उनमें भाषा का प्रयोग करना आर्य संशोधन का परिवर्धन है। आर्यतर अवदान की इस सूची में यदि भक्ति द्रविड़ उपजी और आभीरों के आराध्य देव बालकृष्ण तथा देवी राधा को जोड़ लें तो हमारी परंपरा में सुंदर माना जाने वाला ऐसा कुछ भी न बचता जो आर्यतर न हो। एक भक्ति काव्य को छोड़कर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि क्या क्या सुंदर है। अंतर केवल यह है कि प्रसाद जिसे आर्यों के एक समुदाय की परंपरा कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे ही विभिन्न आर्यतर जातियों का अवदान मानते हैं। फिर भी एक बात में उभयत्र समानता है कि हमारी परंपरा में जो भी सुंदर है वह आर्य नाम से प्रचारित मिथक से भिन्न है। इस मिथकीय आर्य से इतनी चिढ़ इसलिए है कि उसके
इसके ध्वजाधारियों को सुंदर से परहेज है। जैसा कि प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में स्पष्ट लिखा है, आनंद पथ को उनके कल्पित भारतीय उचित विवेक में सम्मिलित कर लेने से यथार्थवाद का ढांचा ढीला पड़ जाता है। इसलिए वे इस बात को स्वीकार करने से डरते हैं कि जीवन में यथार्थ वस्तु आनंद है। ज्ञान से व अज्ञान से मनुष्य उसी की खोज में लगा है। आदर्शवाद ने विवेक के नाम पर आनंद और उसके पथ के लिए जो जनरव फैलाया है, वही उसे अपनी वस्तु कहकर स्वीकार करने में बाधक है। इसलिए नैतिकतावादियों को प्रत्युत्तर देने के लिए प्रसाद ने यदि सुंदर की परंपरा को अपनी ही परंपरा के अंदर आर्यतर तत्वों के अभिन्न मिश्रण के रूप में विवेचित किया, एक की परंपरा और दूसरे की प्रति परंपरा दो दिशाओं में से चलकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं। थोथे नैतिकतावाद के विरुद्ध सुंदर की प्रतिष्ठा, सुंदर को ही लेकर यह सारा विवाद इसलिए है, जैसा कि प्रसाद ने कहा है, संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने का मौलिक चेष्टा है। क्या है? संस्कृति जो है वो सौंदर्य बोध के विकसित होने की एक मौलिक चेष्टा है। यह आकस्मिक नहीं है कि भारतीय संस्कृति के नाम पर नैतिकता की ध्वजा फहराने वाले प्रकृति के सौंदर्य को तो किसी प्रकार सह लेते हैं, पर नारी सौंदर्य के सामने आंखें चुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए शुक्ल जी के लोक मंगल में प्रकृति के सौंदर्य के लिए जो तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादियों की कौन कहे, स्वयं विद्यापति और सूर जैसे भक्त कवियों को का नारी सौंदर्य की भी ग्राह्य नहीं है। आनंद और माधुर्य को लोक मंगल की सिद्धावस्था का गौरवपूर्ण पद देकर उन्होंने साधनावस्था का मार्ग अपनी ओर से सर्वथा निष्कंटक कर लिया, क्योंकि साधना के मार्ग में माधुर्य से बाधा पहुंचाने की आशंका है। संभवतः ऐसे ही पूर्वाग्रह का प्रत्याख्यान करने के लिए द्विवेदी जी ने अपनी साहित्य साधना के आरंभिक सोपान पर ही हिंदी साहित्य की भूमिका के साथ प्राचीन भारत का कला विकास 1940 में जो प्रकाशित है नामक पुस्तक लिखी, जो आगे चलकर परिवर्तित रूप में प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद नाम से छपी। प्राचीन भारत में प्रचलित कलाओं के लगभग 100 संदर्भों का तथ्यात्मक विवरण उपस्थित करने से पहले कलात्मक विनोद में द्विवेदी जी ने आरंभ में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझा कि विलासिता और कलात्मक विलासिता एक ही वस्तु नहीं है। थोथी विलासिता में केवल भूख रहती है, नंगी बुभुक्षा का कलात्मक विलासिता संयम चाहती है, शालीनता चाहती है, विवेक चाहती है। सो कलात्मक विकास किसी जाति के भाग्य में सदा सर्वदा नहीं जुटता। उसके लिए ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, त्याग और भोग का सामर्थ्य चाहिए, और सबसे बढ़कर ऐसा पौरुष चाहिए जो सौंदर्य और सुकुमारता की रक्षा कर सके। परंतु इतना ही काफ़ी नहीं। उस जाति में जीवन के प्रति ऐसी एक दृष्टि सुप्रतिष्ठित होनी चाहिए जिससे वह पशु सुलभ इंद्रिय वृत्ति और बाह्य पदार्थों को ही समस्त सुखों का कारण न समझने में प्रवीण हो चुकी हो। उस जाति की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा बड़ी और उदार होनी चाहिए, और उसमें एक ऐसा कौलीन्य गर्व होना चाहिए जो आत्ममर्यादा को समस्त दुनिया की सुख सुविधाओं से श्रेष्ठ समझता हो और जीवन के किसी भी क्षेत्र में असुंदर को बर्दाश्त न कर सकता हो। जो जाति सुंदर की रक्षा और सम्मान करना नहीं जानती, वह विलासी भले ही हो ले, पर कलात्मक विलास उसके भाग्य में नहीं बधा होता। संक्षेप में, यह उस सौंदर्यबोध की संस्कृति है जिसका अत्यंत संवेदनशील और सूक्ष्म विवरण कलात्मक विनोद के बाद के पृष्ठों में मिलता है, या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा चारुचंद्रलेख, पुरनवा और अनाम दास का पोथा जैसी सर्जनात्मक कृतियों के उन प्रसंगों में जहां नारी सौंदर्य अपने पूरे वैभव के साथ प्रकट होता है तथा नृत्य कला के प्रदर्शन के अवसर अक्सर उपस्थित होते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी ने कि इस सौंदर्य बोध में सर्वथा शास्त्रीय प्रत्यभिज्ञान भी नहीं, बल्कि उसमें एक सजग इंद्रिय संवेदन की प्रत्यक्षता भी है। रूप, शोभा, सुषमा, सौभाग्य, चारुता, लालित्य, लावण्य आदि का ऐसा सूक्ष्म परिज्ञान और संवेदन हिंदी में दुर्लभ ही है। इस सौंदर्यबोध को सामंती संस्कृति का पर्याय समझ लिए जाने का
भ्रम न हो इसलिए मेघदूत एक पुरानी कहानी। 1957 से पूर्व मेघ के पुष्पलावी मुखानम वाले 26वें छंद पर द्विवेदी जी की व्याख्या का एक अंश प्रस्तुत है। जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि को प्रश्रय देती है। सात्विक सौंदर्य वहाँ है जो चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, जहाँ चोटी का पसीना मतलब सर से पैर तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। पसीना बड़ा पावक तत्व है। जहाँ इसकी धारा रुद्ध हो जाती है, वहाँ कलुष और विकार जमकर खड़े हो जाते हैं। विदिशा में के प्रच्छन्न विलासियों में यह पावनकारी तत्व नहीं है। उनके चेहरे पर सात्विक तेज और उल्लसित करने वाली दीप्ति रह गई है। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि विश्राम करके आगे बढ़ना, क्योंकि प्रातःकाल निचली पहाड़ी के इर्द गिर्द तुमको मनुष्य की सात्विक शोभा दिखाई देगी। वहाँ सवेरे सूर्योदय के साथ ही साथ तुम श्रम, जल, स्नान, नारियों की दिव्य शोभा देख सकोगे। नागरिक लोगों के आनंद और विलास के लिए कृषकों ने फूलों के अनेक बगीचे लगा रखे हैं। प्रातःकाल कृषक वधुएं फूल चुनने के लिए इन पुष्पोद्यानों में आ जाती हैं। उस प्रदेश में उन्हें पुष्पलावी कहते हैं। पुष्पलावी अर्थात पुष्प चुनने वाली। ये पुष्पलावियाँ घर का काम काज समाप्त करके उद्यानों में आ जाती हैं और मध्याह्न तक फूल चुनती हैं। सूर्य के ताप से इनका मुखमंडल ग्लान हो उठता है। गंडस्थल से पसीने की धारा बह चलती है और इस श्वेत धारा के निरंतर संस्पर्श से उनके कानों के आवरण रूप में विराजमान नील कमल मलिन हो उठते हैं। दिन भर की तपस्या के बाद वे इतना काम कमा लेती हैं कि किसी प्रकार उनकी जीवन यात्रा चल सके। परंतु तुमको यही सात्विक सौंदर्य के दर्शन होंगे। उनके दीप्त मुखमंडल पर शालीनता का तेज देखोगे। उनकी भ्रू भंग विलास से अपरिचित ची आँखों में सच्ची लज्जा के भार का दर्शन कर पाओगे और उनके उत्फुल्ल अधरों पर स्थिर भाव से विराजमान पवित्र स्मित रेखा को देखकर तुम समझ सकोगे कि शुच स्मिता कहते हैं। इस पवित्र सौंदर्य को देखकर तुम निचली पहाड़ी की उद्दाम और उन्मत्त विलास लीला को भूल जाओगे। वहाँ तुम संचय का विकार देखोगे और यहाँ आत्मदान का सहज रूप। पुष्पलाभियों का यह श्रम जल स्नात सौंदर्य कालिदास का नहीं, द्विवेदी जी के कालिदास का सौंदर्य है। क्लासिकी परंपरा से फूटती हुई आधुनिकता संस्कृति को भी संस्कार देने वाली यह एक और परंपरा है जो अनजाने ही निराला की श्याम तन भर बधा यौवन वाली वह तोड़ती पत्थर से जुड़ जाती है। इसलिए जो लोग द्विवेदी जी के सौंदर्य संस्कार को रविन्द्रनाथ के शांति निकेतन की देन बतलाते हैं, वे सिर्फ आधी बात कहते हैं। शांति निकेतन के चारों ओर संगीत और कला का जो वातावरण था, उसने निश्चय ही द्विवेदी जी के सुप्त सौंदर्य बोध को जागृत किया था। स्वयं द्विवेदी जी ने भी शांति निकेतन के संस्मरणों में आश्रम के उस वातावरण की चर्चा की है जिसमें संगीत जीवन का अविच्छेय अंग बन गया था और छोटे से छोटे बच्चों में भी सौंदर्य निर्माण की सहज प्रेरणा का काम कर रही थी। फिर भी उनके अपने सौंदर्य प्रेम का एक बहुत बड़ा स्रोत अपना लोक संस्कार था। यही वजह है कि जीवन के संदर्भ में जब भी सौंदर्य सृष्टि की बात उठती थी तो वे उसे सामान्य जनजीवन में उतारने की कल्पना करते थे। इस दृष्टि से विचार प्रवाह में संकलित जनता का अंतः स्पंदन शीर्षक लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। निबंध इस चिंता से आरंभ होता है, कुछ ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि इस वंचित जनता के भीतर रसग्राहिता संवेदना उत्पन्न हो। वे भी सुंदर का सम्मान करना सीखें, सुंदर ढंग से जीवन बिताना सीखें, सुंदर को पहचानना सीखें। एक सत्ख्यातिवादी की तरह द्विवेदी जी कहते हैं कि जनता के अंतःकरण में अगर सौंदर्य के प्रति सम्मान का भाव नहीं है तो जनता कभी भी सौंदर्य प्रेमी नहीं बनाई जा सकती। किंतु उनका विश्वास है कि जनता के भीतर वह वस्तु स्तब्ध पड़ी हुई है, उपयुक्त उद्दीपक के अभाव में वह स्पंदित नहीं हो रही हैं। इस
उद्दीपक वस्तु को समाज में प्रतिष्ठित करना वांछनीय है। जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति से वे बेखबर नहीं हैं। वे अनुभव करते हैं कि जिस जनता को पेट भर अन्न नहीं मिलता वह सौंदर्य का सम्मान नहीं कर सकती। नींव के बिना इमारत नहीं उठ सकती। भूखे भजन न हो ही गोपाला। किंतु इसके साथ ही यह भी सच है कि जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती वह यह भी नहीं जानती कि बड़ी उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज़ है। वह छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ती है, मरती है और लुप्त हो जाती है। स्पष्टता यह दृष्टि उस विचारधारा से नितांत भिन्न है जो जनता को तत्कालिक आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष में उतारने को विश्वासी है, क्योंकि वहाँ यह समझ निहित है कि जनता के बोध का स्तर इतना ही नीचा है। जो जनता के अंतः स्पंदन से अपरिचित है वे सारी शक्ति फौरी लड़ाइयों में ही क्षय करते हैं। कोई जाति क्रांति जैसे बड़े उद्देश्य के लिए जान की बाजी लगाती है तो इसलिए कि वह सिर्फ जीना नहीं चाहती बल्कि सुंदर ढंग से जीना चाहती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज के अनेक राजनीतिक संगठन और आंदोलन सिर्फ इसलिए असफल हो रहे हैं कि उनके सामने जीवन का यह बड़ा उद्देश्य नहीं है और वे सुंदर को एक अतिरिक्त या फालतू चीज समझते हैं। द्विवेदी जी भी सौंदर्य को अतिरिक्त मानते हैं, किंतु उनकी अतिरिक्त का अर्थ वह है जो आनंदवर्धन कृत लावण्य की परिभाषा में है। वह किसी वस्तु के प्रसिद्ध अवयवों में से कोई भी नहीं है। उनसे अतिरिक्त यह है और फिर भी उन अवयवों को छोड़कर नहीं रह सकता जो सौंदर्य रूप नहीं है, लेकिन रूप को छोड़कर रह भी नहीं सकता। इस शास्त्रीय परिभाषा से द्विवेदी जी जीवन के लिए जो निष्कर्ष निकालते हैं वह दृष्टव्य है। कहते हैं जीवन को सुंदर ढंग से बिताने के लिए जीवन का एक रूप होना चाहिए। बहुत से लोग कुछ भी ना करने को भलापन समझते हैं। यह गलत धारणा है। सुंदर जीवन क्रियाशील होता है क्योंकि क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौंदर्य टिक नहीं सकता। द्विवेदी जी के अनुसार इस भाव से चालित जन समाज अंततः राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों पर कब्जा करने के प्रयास से कम पर संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि समाज व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना एकदम संभव हो गया है। किंतु उन संकीर्णतावादी क्रांतिकारियों से द्विवेदी जी सहमत नहीं हैं जो मनुष्य के भविष्य को सुखी बनाने के नाम पर आज उसके सौंदर्य प्रेम को किसी न किसी बहाने कुचल देना चाहते हैं। अंतिम दिनों में लिखित परंपरा और आधुनिकता शीर्षक लेख में वे कहते हैं जो मनुष्य को उसकी सहज वासनाओं और अद्भुत कल्पनाओं के राज से वंचित करके भविष्य में उसे सुखी बनाने के सपने देखता है वह ठूंठ तर्कपरायण कठमुल्ला हो सकता है। आधुनिक बिल्कुल नहीं। वह मनुष्य को समूचे परिवेश से विच्छिन्न करके हाड़ मांस का यंत्र बनाना चाहता है। यह न तो संभव है न वांछनीय। इसलिए द्विवेदी जी मनुष्य की समस्त रचयित्री आनंदिनी वृत्ति का विकास आवश्यक समझते हैं, क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, धर्म विधान और साहित्य के माध्यम से उसी वृत्ति को अभिव्यक्ति मिलती है। यह आकस्मिक नहीं है कि अंतिम दिनों में वे सौंदर्य शास्त्र का लालित्य मीमांसा नाम से एक पूरी पुस्तक लिख रहे हैं। अपने प्रिय कवि कालिदास की लालित्य योजना नामक पुस्तक पूरी करके वे स्वयं साहित्य शास्त्र पर ही व्यवस्थित और सागोपांग विचार करना चाहते हैं। उनके जीवन की सुदीर्घ सौंदर्य चिंता और सौंदर्य साधना की यह स्वाभाविक परिणति थी। दुर्भाग्य से उस पुस्तक के केवल 5 ही निबंध पूरे हो पाए, पर उनसे भी उनकी व्यापक और मौलिक सौंदर्य चिंता का कुछ आभास नहीं मिल जाता है। कुछ आभास मिल ही जाता है। उन्हें इस तथ्य का एहसास है कि भारतवर्ष में इस प्रकार के किसी अलग शास्त्र की कल्पना नहीं की गई है, परंतु काव्य, शिल्प, चित्र, मूर्ति, संगीत, नाटक आदि की आलोचना के प्रसंग में और विविध आगमों में चरम सुंदर तत्व की महिमा बताने वाले के बहाने इसकी चर्चा अवश्य होती रही है। इसलिए अपनी इस छिन्न किंतु समृद्ध परंपरा के आधार पर ही उन्होंने लालित्य के चिंतन के भवन निर्माण का प्रयास किया। इस प्रयास का पहला सूत्र है कि वे सौंदर्य और सौंदर्य न कहकर लालित्य कहना चाहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य से भिन्न किंतु उसके समानांतर चलने वाला मानव रचित सौंदर्य उनकी दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण है। लालित्य वह इसलिए है
कि मानव द्वारा ललित सौंदर्य की इस मानवतावादी धारणा का स्रोत द्विवेदी जी ने अपनी परंपरा से ही ढूंढ निकाला। वह स्रोत है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है उसके अनुसार देवता नाटक न कर सके और नाटक कर सकने में मनुष्य को ही समर्थ समझा गया है, क्योंकि उसमें देवताओं से एक विशिष्ट शक्ति है अनुकरण की। यही नहीं, भरत मुनि ने अपने समय में प्रचलित रूपकों में से पूर्णांक सिर्फ नाटक और प्रकरण को ही माना, जहाँ नायक पुरुष होता है। नायक पर विचार करते हुए प्रसंगवश नाट्यशास्त्र के अनुसार मनुष्य ही धीरोदात्य कहते हैं, जबकि देवाधीरोदता एवं, क्योंकि देवों में फलागम के लिए उतावली होती है और धीरोदात्य की भांति भी तीर भाव से प्रत्याशा में वे नहीं उलझते। इस प्रकार द्विवेदी जी कला सृजन में मनुष्य की महिमा का सबल विवेक भरत मुनि से प्राप्त करते हैं। सौंदर्य को मनुष्य लालित मानने का दूसरा स्रोत है तांडव और लास्य का अंतर। पुराण गाथा के अनुसार शिव का तांडव रस भाव विवर्जित नृत्य है, जबकि पार्वती का लास्य रस भाव समन्वित नृत्य है। द्विवेदी जी इससे यह संकेत ग्रहण करते हैं कि तांडव अर्थात मानव मूर्त तत्वों का स्वतः स्फूर्त विकास है। वहाँ लास्य मानवीय प्रयासों का लालित्य रूप। अंत में आगमों में वर्णित विश्वव्यापिनी सर्जनात्मक शक्ति ललिता के प्रभामंडल से मंडित करते हुए वे मनुष्य निर्मित सौंदर्य तत्व को लालित्य की संज्ञा देते हैं। किंतु कुल मिलाकर समष्टिगत और व्यष्टिगत दोनों ही स्तरों पर द्विवेदी जी की सौंदर्य सृष्टि मूलतः मानव केंद्रित ही है। इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि सौंदर्य का सृष्टा मनुष्य है, बल्कि यह भी है कि सौंदर्य की सृष्टि करने के कारण ही मनुष्य है। द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का दूसरा सूत्र यह है कि यह बंधन के विरुद्ध विद्रोह है और बंधन द्रोही व्याकुलता को रूप देने का प्रयास है। नृत्य के संदर्भ में इसी बात को जड़ के गुरुत्वाकर्षण का पर चैतन्य की वियेच्छा कहा गया है। आकस्मिक नहीं है कि द्विवेदी जी ने अपने सभी उपन्यासों में किसी न किसी बहाने नृत्य का आयोजन किया है। नृत्य भले ही बंधनों के विरुद्ध विद्रोह को व्यक्त करने वाली सबसे जीवंत कला हो, किंतु अन्य कलाएं भी नृत्य के इस धर्म का अनुसरण करती हैं। यह भी द्विवेदी जी ने यथास्थान स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य की सृष्टि विलास मात्र नहीं, बल्कि बंधनों के विरुद्ध विद्रोह है, जो शास्त्र समर्पित न होते हुए भी उनकी क्रांतिकारी सौंदर्य दृष्टि का परिचायक है। द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का तीसरा सूत्र यह है कि द्विवेदी जी की सौंदर्य एक सर्जना है, मनुष्य की शिक्षा का परिणाम। उल्लेखनीय है कि लालित्य मीमांसा में प्राप्त अंशों में सबसे अधिक विचार से शिक्षा पर ही है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि वे मनुष्य की सृजनशीलता पर सबसे अधिक बल देना चाहते थे। विवेचन की शब्दावली अवश्य पुरानी है और प्रायः शैव तथा शाक्त दर्शनों की इच्छा शक्ति और क्रियाशक्ति का सहारा लिया गया है, किंतु अंततः इस आध्यात्मिक शब्दावली के बीच से मनुष्य की वह सर्जनात्मक शक्ति ही प्रकाशित होती है जो सौंदर्य कला और संस्कृति के मूल में है। इसी सृजनशीलता के संदर्भ में उन्होंने उन रूढ़ियों की भूमिका पर भी विचार किया है जो कलाकार के लिए सब समय बाधक ही नहीं होती, बल्कि कभी कभी साधक या सहायक भी हो जाती है। अंत में द्विवेदी जी एक ऐसे समग्र भाव के रूप सौंदर्य की स्थापना करते हैं जो धर्माचरण, नैतिकता आदि सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों को छाप कर, सबको अभिभूत करके, सबको अंतर्ग्रथित करके समग्र भाव का प्रकाश करता है। उन्हीं के शब्दों में, भाषा में, मिथक में, धर्म में, काव्य में, मूर्ति में, चित्र में बहुधा अभिव्यक्ति मानवीय इच्छा शक्ति का अनुपम विलास ही वह सौंदर्य है जिसकी मीमांसा का संकल्प लेकर हम चले हैं। मीमांसा दुर्भाग्यवश अपूर्ण ही रह गई, पर संकल्प सार्थक है। जनता का अंतः स्पंदन ही नहीं, बल्कि अन्य रचनाओं के प्रकाश में लालित्य मीमांसा के सूत्रों को देखें तो संकेत स्पष्ट है।
जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। इस सृजन की क्षमता मनुष्य के में अंतर्निहित है। वह इस सौंदर्य सृजन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है, मानव मुक्ति का प्रयास है। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है, मानव मुक्ति का प्रयास है। यही इस निबंध की आखिरी पंक्ति थी। यह निबंध समाप्त हुआ। इस निबंध से संबंधित निबंध पाठ मैंने कर दिया। इसके महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों को मैं करा दिया। अब बिना देर किए इस निबंध से संबंधित जितने भी PYQ उस PYQ को देख लेते हैं। तो सबसे पहला PYQ आप देख सकते हैं यहाँ पर, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है। अब देखिए, जितने भी निबंध का उल्लेख हुआ है उसे आपको एक जगह नोट करना है। मैं जब MCQ कराऊंगा तो MCQ के लास्ट में मैं और भी महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य मैं लेकर के आऊँगा, तो वहाँ आपका एक बार और रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन PYQ आप देख लीजिए। PYQ के साथ ही जब आप देखोगे वहाँ पर तथ्य, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो तथ्य पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे PYQ में कराए गए हैं, या फिर वो सारे प्रश्न PYQ में बने हुए हैं। इसमें देखिए, अशोक के फूल यह निबंध आया था। विचार और वितर्क भी आया था। मेघदूत एक पुरानी कहानी यह भी आया था। शिरीष के फूल यह निबंध इस प्रश्न में, इस पूरे निबंध में कहीं नहीं आया था। यह प्रश्न देख लीजिए, UGC नेट हिंदी दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 में प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, संस्कृति और सौंदर्य निबंध मूलतः निम्न में से किस रचनाकार पर आधारित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामदरस मिश्र, विवेकी राय। आपको पता है डॉक्टर नामवर सिंह के जो गुरु थे वो थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और संस्कृति और सौंदर्य निबंध मूलतः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर यह क्या है, आधारित है। यह प्रश्न देखिए, UGC नेट जून 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृति और सौंदर्य में आए कथन है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में जो कथन आए थे उन कथन को आपको चयन करना है। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। यह पंक्ति इस निबंध में आई है और यह पहली ही पंक्ति है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा, बिल्कुल सत्य है। अब देखिए, इसमें से A और B, जिसमें A नहीं है उसको आप एलिमिनेशन मेथड से कट कर सकते हैं, B सारे में है। अब देखिए, E और D यानी C को आप ऐसे ही कट कर सकते हैं। द्विवेदी जी जहाँ संस्कृति को केवल संग्राहकता को हिमायत कहते हैं, वहाँ आगे त्याग का जिक्र करना नहीं बोलते। इस पंक्ति का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड से कट गया है। प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है। नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है उसके अनुसार देवता के स्थान पर दैत्यों को ही नाटक कर सकने का समर्थ, बिल्कुल ये ई तो नहीं होना चाहिए, डी ही होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं इस बार। ऑप्शन 2 इसका सही होगा। इसे मैं सोचा था आपको कि ये कुछ प्रश्न आपको होमवर्क में दूंगा, लेकिन ठीक है, अगले प्रश्न को होमवर्क में रखेंगे। ये देखिए, UGC नेट हिंदी दिसंबर 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क में रहेगा। संस्कृति और सौंदर्य के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने अंतिम दिनों में किस नाम से पुस्तक लिख रहे थे। ऑप्शन ए सौंदर्य शास्त्र, ऑप्शन बी लालित्य मीमांसा, ऑप्शन सी लालित्य योजना, ऑप्शन 4 आनंदिनी वृत्ति। UGC नेट हिंदी अगस्त 2024 शिफ्ट 1 अभी जस्ट जो एग्जाम हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। ये देखिए, सूची 1 को सूची 2 दूसरे के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ निबंध लेखक हैं, दूसरी तरफ निबंध है। नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य यानी A का 2 आप देख सकते हैं, यही है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, लेकिन उसके बाद भी हम देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल डी का तीसरा, कविता क्या है, डी एक सेकेंड, रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है यानी D3। हम यहाँ एक बार लिखते हैं, ये क्या था, नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य A2। उसके बाद सरदारपुर सिंह मजदूरी और प्रेम यानी C1, और B कुबेरनाथ राय उत्तरा फाल्गुनी के आसपास यानी B4। अब इसमें देखिए A2 B4 C1 यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1
ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। यहाँ पर जितने भी इस निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य PYQ के थे मैंने करवा दिया। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में इस सीरीज़ से संबंधित कुछ बातें लिख सकते हैं, और आगे की यूनिटों के लिए हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं इसका सुझाव भी आप दे सकते हैं। उन सभी सुझावों का मैं इम्प्लीमेंट अगली सारी यूनिटों में करता जाऊंगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए आपकी एकेडमी, और दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ सारे PDF और वीडियोज़ के लिंक समय समय पर मैं भेजता रहता हूँ। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए और देखते रहिए आपकी एकेडमी।